दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सीए नारायण डेमले जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो अपना सीतारमण है, उन्होंने आज अर्थसंकल्प सादर किया हुआ, बजट उन्होंने सादर किया है। तो आपका उसमें क्या आकलन है, बजट में किस किस तरह की तरतूद है, क्या तरह के प्रोविजंस है, उस बारे में बताइए। ऐसा है, जो 2021-22 का जो बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो प्रेजेंट किया है, बेसिकली ये पोजीशन ऐसी है, थोड़ी सिचुएशन अलग टाइप की सिचुएशन है। जब हम कोरोना और पेंडेमिक सिचुएशन में चल रहे हैं और पिछले 9 महीनों से ये पोजीशन में चल रहे हैं, ऐसे हालात में इस तरीके का बजट पेश करना एक अपने आप में बड़ा अहम मुद्दा है। जबकि इस समय में क्या है कि उनको ये देखना है कि हेल्थ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेंडेमिक की वजह से हमें हेल्थ का आज, क्योंकि आदमी के जीवन को बचाना इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्थ इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था इस समय में, और उसको पूरी तरह इस बजट में इम्पॉर्टेंस दिया गया है। पिछले सालों के बजट के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो उस पर जो एलोकेशन किया गया है वो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब करीब 130% एक्स्ट्रा बजट इस पर एलोकेट किया गया है। 64,180 करोड़ आत्मनिर्भर हेल्थ योजना के लिए लगाया गया है। 35,000 करोड़ अलग से वैक्सीन के लिए रखा गया है। इस तरीके से हेल्थ पर पूरा ध्यान रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पूरे उसको ध्यान रख करके हेल्थ पे काफ़ी बड़ा अच्छा एलोकेशन किया है। सेकंड इशू हमारे मेरे हिसाब से जो 2 इशू इम्पोर्टेंट थे, एक हेल्थ का इशू इम्पोर्टेंट है और दूसरा एजुकेशन का इशू इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली इन एजुकेशन आल्सो अलग हर जगह पर कुछ यूनिवर्सिटियों का उन्होंने ये किया, उनको इम्पोर्टेंस दिया है, और उसका बजट एलोकेशन भी उसी तरीके से पिछले सालों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। इसके बाद हमें यह देखना है कि आज की पोजीशन से बाहर निकलने के बाद हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि हम तो काफ़ी पीछे चले गए हैं। हम नहीं, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री कुछ साल पीछे चली गई है। तो इससे बाहर आकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमें अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना बड़ा आवश्यक है, और इस पर पूरा ध्यान दे करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने करीब देखा जाएगा तो करीब 11,000 किलोमीटर 3 स्टेट में रोड बनाने के लिए, उसके लिए बजट एलोकेशन किए हैं। 193 लाख करोड़ 3 स्टेट में, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट में इन्होंने एलोकेशन किया है। इसके अलावा बाकी जगह, बाकी स्टेट में भी काफ़ी एलोकेशन किया हुआ है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने बजट में देखा कि कम से कम नागपुर शहर का कहीं नाम तो आया, समझे ना। जब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि कितने शहरों का नाम बजट में आता है। इस बजट में एटलीस्ट मेट्रो को सेकंड फेज के हिसाब से नागपुर का भी नाम दिया गया, उसके लिए भी कुछ बजट एलोकेट किया गया है। इस तरीके से काफ़ी शहरों में, करीब 17 शहरों में, नागपुर, नासिक एंड अदर 17 शहरों में करीब मेट्रो को डेवलप करने के लिए भी, उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इस तरीके से हम देखेंगे तो काफ़ी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो कंट्री के हर आदमी को उसका बेनिफिट मिलता है और कंट्री डेवलप होती है। आमतौर पर यह चर्चा थी जनमानस में, जो कृषि विधेयक संबंधी जो अभी कानून जो चल रहा है, उसमें जो एक संभ्रम की स्थिति है, तो उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो निश्चित रूप से कृषि के लिए फायदेमंद है। कृषि में भी आप देखेंगे कि आज के जो अभी जो 3 कानून कृषि के संबंध में बनाए गए हैं, अब पर्टिकुलरली पंजाब से उसका काफ़ी बड़ा विरोध चल रहा है, सभी को मालूम है। काफ़ी दिनों से वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हकीकत में यदि डिटेल में जाएंगे, अगर देखेंगे तो वो कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, जिसको कि ठीक से या तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है या वो समझना नहीं चाहते हैं, समझे ना। और इसके अलावा भी कृषि के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए गेहूं
और चावल के लिए जो प्रोविज़न किया है, जो फूड के लिए प्रोविज़न किया है, वो भी काफ़ी 2.5 लाख करोड़ रुपया उनको खरीदी के लिए एक्वायर करने, ये रखने के लिए प्रोविज़न किया गया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट तो क्या है, इनसे किसानों से खरीदती है और उसमें कहीं भी किसानों को कभी भी किसी प्रकार का उसमें नुकसान होने का कोई कारण ही नहीं बैठता है। ठीक है ना। सिर्फ यही है कि किसानों को वो चीज़ों को ठीक से हमने उसको कन्विंस करना चाहिए और किसानों ने भी अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका कितना गहरा असर इफेक्ट होगा, उस बारे में बताइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख रहे हैं कि वैसे भी पिछले पेंडेमिक के बावजूद भी अच्छी स्थिति में ही कार्य कर रहा है। इस समय भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन्होंने एक अच्छी चीज़ किया है कि आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल जैसे पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं, उसकी वजह से प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। समझे, ये पहली बार लाया गया है कि जो कमर्शियल व्हीकल है अगर वो 15 साल पुरानी हो जाएगी तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और अगर पैसेंजर व्हीकल है जो अपन लोगों की गाड़ियाँ रहती है उसको 20 साल के बाद उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इससे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक टारगेट ये भी रखा हुआ है कि बड़े पैमाने पे विनिवेश करके जो पैसा आएगा उसे हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का इस साल, पिछले साल से ही एक्चुअल में निवेश करने का पूरा प्रयोजन था। करीब करीब 7 बड़ी पीओसी हैं जिनको वो विनिवेश करना चाहते हैं, परंतु इस साल में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि ये विनिवेश जो डाइवेस्टमेंट है वो हम इस साल में पूरा कर देंगे, और उससे जो पैसा आएगा समझे वो हमारे को डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्चे में यूज़ होएगा। और सेकंड थिंग ये है कि जब जैसे बजट में एक आम लोगों को ये भी आशा थी कि जो उनको इनकम टैक्स जो लिमिट है उसको भी बढ़ा दी जाए सरकार हाँ, ने। वो तो खैर इनकम टैक्स में किसी प्रकार का लिमिट तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह के लिए कुछ गरीब जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया है 1 साल के लिए, और जो बिल्डर हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये योजना में जो बेनिफिट मिलता है उसको भी 1 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया है। उससे क्या होगा कि जो छोटे लोग हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदते हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और उन लोगों को उसका इंटरेस्ट जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता रहेगा। तो उस स्कीम को बढ़ाने की वजह से छोटे लोगों को, और जो हमारे जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर प्रोवाइड किया जाए, उसमें हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। इस बजट की एक विशेषता ये भी है सर कि अपना आत्मनिर्भर भारत के लिए 13% का जो उन्होंने एक ये टारगेट रखा हुआ है, तो उसको अचीव कर पाएंगे कि सरकार? जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से हम अपनी चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं और रैशनलाइजेशन हर फील्ड में किया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम निश्चित रूप से 2022-2023 तक इसको हम पूर्ण कर पाएंगे। पिछले 40 सालों से ये फर्म हमारी एग्जिस्ट है। एज रिगार्ड दिस बजट इज़ कंसर्न, ये बजट में आप देखेंगे, ये बजट को अगर हम कुल मिला करके देखेंगे तो नो हार्म बजट इसको कह सकते हैं। यानी कि किसी भी तबके को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, और कुछ न कुछ तरीके से छोटे से छोटे आदमी से लेकर के हर तबके के आदमी को इसमें किसी न किसी प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में रहा हो, इंडस्ट्री हो, इवन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बेनिफिट दिए गए हैं। तो उस सभी तरीकों को देखेंगे तो ये बजट ये सिचुएशन में हर एक के लिए एक फ़ायदे का बजट है, और एक बैलेंस और बहुत अच्छा बजट प्रेजेंट किया गया है। सरकार के लिए और पब्लिक के लिए विन टू विन सिचुएशन है। सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के